हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक बाइनोमियल इक्वेशन का जनरल इक्वेशन दिया हुआ है जिस अगर वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वृत्त को निरूपित कर रहा है, तो इनमें से कौन सा प्रतिबंध उसके लिए सही होगा सर्कल के लिए। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको 3 बातें बताऊंगा और एयरफोर्स एग्जाम में उन 3 बातों को फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। अगर ये एक द्विघात समीकरण का एक व्यापक समीकरण दिया जाए आपको, और हो सकता है यहाँ पे ए बी सी एच की जी एफ की जगह पे कुछ संख्याएं हों, मेरी बात समझ लेना ध्यान से। अगर वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, एक वृत्त को निरूपित करेगा, तो उसमें ऑलवेज ए बराबर बी होगा और एच बराबर 0 होगा। इन कंडीशंस को लिखते चलना, ठीक है। जैसे कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम दे पाएँ तो इसी स्टेटमेंट से क्या हो जाएगा, ए बराबर जी हो और एच बराबर 0 हो। एच बराबर 0 का मतलब एक्स वाई का कोफिशिएंट वाला टर्म नहीं होता है सर्कल के लिए, आप सबको पता होगा। आई होप आपने लिख लिया होगा। सेकेंड थिंग, अगर बात करें, अगर वो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा तो हमेशा एच स्क्वायर जो होगा, ये बातें आपको बहुत हेल्प करेंगी एग्जाम में अगर आपके तैयार होंगी। ये कंडीशन है अगर वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे मान लो समीकरण दिया जाए 5x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस 17 या कुछ भी, उससे कंपैरिजन करा के इसका ये जो व्यापक समीकरण उससे तुलना करा के आप एच भी निकाल लोगे और वाई ए भी निकाल लोगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, वाई स्क्वायर का सब निकाल के अगर ये वाली कंडीशन फुल, चाल मान लो एक समीकरण दिया गया, 4 ऑप्शन दिए गए, ये क्या है, दीर्घवृत्त है, अति परवलय है, परवलय है, तो अगर एच स्क्वायर ए बी के इक्वल आ रहा हो तो फिर आपका वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एलिप्स का मैं इसके साथ ही लिख दूं, अगर एच स्क्वायर छोटा आ रहा हो ए बी के मल्टीप्लाई से, ए बी का गुणा करो और उससे अगर छोटा आए एच स्क्वायर, तो ये एक एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, एक दीर्घवृत्त को जो है रिप्रेजेंट करेगा। और अगर हमारा एच स्क्वायर बड़ा आ जाए ए बी से, ये तीनों बातें आप अपने स्तर से ज़रूर लिख लेना। अगर एच स्क्वायर बड़ा आ जाए ए बी से तो ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। 3 बातें मैंने बताई। अगर एच स्क्वायर बड़ा आ जाए, एच स्क्वायर इक्वल आ जाए तो पैराबोला, बड़ा आ जाए तो हाइपरबोला, और एच स्क्वायर अगर छोटा आ जाए तो एलिप्स, ठीक है। इन तीनों ही कंडीशंस में, इवन वो सर्कल वाली भी कंडीशंस में, एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। अगर वो 0 हो गया तो फिर वो कैसा हो जाएगा, वो रेखा युग्म को निरूपित कर देगा। बाकी एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे जल्दी से देखते हैं, आई होप ये सब आपको पता होगा। और इन जनरल यही क्वेश्चन आएंगे, और ऐसा भी क्वेश्चन बहुत आता है, एक स्टेटमेंट गिवन रहेगा, उसमें डेटा होगा 2 3 4 5, इन सारी वैल्यू होंगी ए बी की, और वो कहेगा ये किसको निरूपित करता है। ऑप्शन होंगे वृत्त, दीर्घवृत्त, अति परवलय, परवलय। तो ये सभी कंडीशंस अगर आपको पता है तो आप इनको बहुत जल्दी से वेरीफाई करके बता सकते हो कि ये जो स्टेटमेंट है वो किसको डिनोट कर रहा है। अगर एक ट्रायंगल के वर्टेक्स ए बी सी से उसके अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर खींचे जाते हैं जिनके वैल्यूज P1 P2 P3 हैं, तो इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा ऑप्शन आपको मिलेगा। तो पहले इसको थोड़ा समझने पे फोकस करते हैं। एक सपोज़ अगर कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, और अगर सपोज़ ये साइड ए है और इस पर एक अगर हम लंब डाल दें तो इसका हम एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, यही तो होता है। ये क्या होता है, त्रिभुज का एरिया होता है। ये सबको पता होगा, ये क्लास 6th 7th से ये बात हमें सिखाई जाती है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब, ठीक है। यानी कि आधार का मतलब जिस भुजा पे वो परपेंडिकुलर डाला गया ये। तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल बटे जिस साइड पे डाला गया वही तो हो जाएगी। ये काय की डेफिनेशन हुई, परपेंडिकुलर की। तो बस यही हमें समझना था। अब क्वेश्चन बहुत ईजी हुआ, हमने इस फॉर्मूले में ये लगाया, तो इससे अगर परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालेंगे तो 2 इधर जाएगा, तो 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल बटे ए। अब हम इतना ये फॉर्मूला हमने निकाला। अब हम देखो P1 P2 P3 की वैल्यूज़ रखते हैं। P1 की वैल्यू रखी, क्या हो जाएगी, 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल बटे ए साइड पे है तो ए, इंटू P2 बी साइड पे है तो 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल बटे ये बी साइड पे है, नीचे वही तो बेस रहेगा, 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल बटे ये किस पे है, सी पे है। ए बी सी यहाँ पे ऑप्शंस में छोटे ए बी सी हैं तो चलो बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है वो। अब देखो 2 गुणा 2 ऊपर कितना हो गया, 8, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर हो गया कि नहीं, बटे नीचे इनको हम छोटा ए बी सी ही लिख लेते हैं, ए बी सी लिख लिया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि ये मैंने कहाँ से निकाला, ये कोई बनाया नहीं है, ये उसी से निकाला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब हो जाएगा 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे जिस साइड पे लगा है वो। तो यहाँ से अब हम एक चीज़ देखें, अब हमें अभी तक तो हमें कोई ऐसा फॉर्मूला याद होने की नीड नहीं थी जो इस क्वेश्चन का आंसर देने में हमें नीडेड हो। लेकिन अब हम जैसे ही हमने आर देखा, मतलब उसकी त्रिभुज, अगर त्रिभुज है और उसके बाहर एक सर्कल बनाएंगे तो उसी की रेडियस को, सर्कम सर्कल की रेडियस को ही तो आर कहते हैं। तो एक फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ABC/4R, ABC/4R, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ABC/4R। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 बार है तो ये क्यूब हो जाएगा। बस इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह पे हम लिख देंगे ABC/4R।
ABC बटे 4R का जब क्यूब करोगे तो ऊपर हो जाएगा A क्यूब, B क्यूब, C क्यूब बटे 4 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 64, और R का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा R क्यूब। ठीक है, अब एक ABC से एक ABC कट जाएगा तो ऊपर बचेगा, और ये 8 से 8 कट जाएगा, यानी कि ऊपर बचेगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर बटे 8R क्यूब। कौन सा ऑप्शन है? A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर बटे 8R क्यूब। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लें। की पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 25, इसके फैक्टर हमें फाइंड करने हैं। तो देखो डरना नहीं है, एग्जामिनर भी जानता है आपके पास कितना टाइम है, यानी कि आपके पास कम समय है, वो जिसने पेपर बनाया उसको भी पता है। तो ऐसे 4 पावर का दे के अगर इसमें टाइम कंज्यूमिंग होता तो वो ना रखता। इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ लूपहोल होगा, कुछ ना कुछ टेक्निक आप इम्प्लीमेंट करके उसको जल्दी से कर सकते हो। वो तब कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। मैं हमेशा कहता हूँ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब इसको देखने के लिए आपके पास वो वाली नज़रें चाहिए जो हमें देख के ही बता रही हैं कि इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम इसको लिखेंगे तो ये x की पावर 4 प्लस 5 25 प्लस आपका क्या होगा 10x स्क्वायर होगा, तो हम माइनस का x स्क्वायर कर देंगे तो 9x स्क्वायर मिल जाएगा। ये वाली नज़रें चाहिए। और ये आपको लगता होगा कि मैं बता रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ, तो करने से पहले मैंने प्रिपेयर कराया, नहीं। अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे और ऐसा कोई भी, और आपके जो एग्जाम में एयरफोर्स के एग्जाम में जो 4 घात का समीकरण आएगा उसके अगर फैक्टर करवाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ही हो रहा होगा कि वो किसी का स्क्वायर बनेगा, बस उसमें कुछ जोड़ना या घटाना पड़ेगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सुंदर सा रूप बन गया ए स्क्वायर। अब देखो इसको आप सोल्व करोगे जब, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, वो एक्स की पावर 4 देगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 का वर्ग 25 देगा, प्लस 2ab मतलब 2 पंचे 10x स्क्वायर। हमें 9x स्क्वायर चाहिए था तो हमने एक घटा दिया तो 10x स्क्वायर मिल गया। अब देखो, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5 में एक बार एक्स जोड़ दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 में एक बार एक्स हमने जोड़ दिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 में एक बार एक्स घटा दो तो हमने घटा भी दिया इसी ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी पॉलिनोमियल अगर 4 पावर का आएगा तो उसमें इस तरह की आप ट्रिक्स एक बार इंप्लीमेंट करके देखना, वो कुछ ना कुछ डेटा ऐसा ही फ्रेम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। 6 लड़के और 6 लड़कियां एक पंक्ति में रैंडमली बैठते हैं। 6 लड़कियां साथ बैठे हैं, सभी 6 लड़कियां साथ साथ बैठे हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो इसको पॉज करके खुद से करना, जो बच्चे इसको खुद से कर पाएंगे वो समझ लेना कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। ठीक है, तो हमें क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवरेबल केसेस बटे टोटल केसेस। अब नीचे टोटल केसेस तो फिक्स हैं, 6 लड़कियाँ हैं और 6 लड़के हैं, क्या है तो 12 केसेस है। तो नीचे का सिस्टम तो हमेशा ही ऐसे क्वेश्चन में बड़ा इजी होता है। बात फेवरेबल केसेस की होती है कि अनुकूल परिस्थितियां क्या हैं। अब देखो 6 लड़कियों को एक साथ बैठाना है सॉरी, अगर इन 6 को हमें एक साथ बैठाना है तो इन 6 को हमें एक प्लेस कंसीडर करना पड़ेगा, और ये बचे हुए 6 लड़के तो कुल कितने हो गए? 6 और 1 7, तो फैक्टोरियल 7 तरीके से बैठा दिया इनको एक पंक्ति में, क्योंकि 6 लड़के और इन सभी लड़कियों का एक प्लेस मान लिया। लेकिन एक प्लेस मान तो लिया आपने, प्रोबेबिलिटी खूब पड़ी है। अब ये 6 की 6 आपस में तो हेर फेर करती रहेंगी फैक्टोरियल 6 तरीके से, बस यही मेरा आंसर है। अब इसकी कैलकुलेशन डिपेंड करता है कि कैसे आप करते हो। ठीक है, मैं एक बार फिर से लिखता हूँ इसको, कितना आया मेरा? फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 12। अब देखो फैक्टोरियल 6 को हमने क्या लिखा? फैक्टोरियल 6 को हमने लिख लिया 6 को खोलते हैं, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2। अब 7 को हमने नहीं खोला। अब 12 को हम खोलते हैं, 12 गुणा 11 गुणा 9 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा फैक्टोरियल 7। तो ये फैक्टोरियल 7 कट गया। अब इसको देख लो, ये हमारा 3 2 से ये हमारा 6 12 बार कट गया। अब देखो 5 से हमारा ये 10 2 बार कटा, 3 से ये 3 हमारा 3 बार कटा। ठीक है, 4 से ये 8 हमारा 2 बार कटा। अब देखो कितना आ गया, ये आपका 12 बन गया। 12 का गुणा 11 में होगा तो 1/132 इसका राइट आंसर हो गया। बहुतों को तो आंसर भी रटा होगा, 6 लड़के 6 लड़कियां, 6 लड़कियां एक साथ बैठे, तो ये कंडीशन है। टोटल केसेस 12 हुए, फेवरेबल केसेस 7, क्योंकि 6 लड़कियों का एक स्थान माना और 6 लड़के, बाकी ये 6 लड़कियां भी आपस में बदल सकती थी, तो फैक्टोरियल 6 से मल्टीप्लाई करा। कैलकुलेशन कैसे करना है ये एक बार देख लेना। अगर इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस क्यू 1 प्लस एक्स माइनस आर के रूट अल्फा बीटा हैं तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट होता है यहाँ पे। तो यानी कि इसमें हमें कहीं एक्स का डायरेक्ट कोफिशिएंट दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। हम इसमें क्यू का अंदर गुणा कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू माइनस का क्यू एक्स और माइनस का आर बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस
क्यू एक्स, एक्स का कोफिशिएंट हो गया माइनस का, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो इसमें और इसमें माइनस कॉमन ले लिया तो क्यू प्लस आर हो जाएगा। अब ये हमारा वही इक्वेशन दिखने लगा जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब इससे हम आराम से सब कुछ कर सकते हैं। आप देखो 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा है, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पहले 1 का गुणा पूरे में होगा तो 1 प्लस बीटा हुआ, फिर अल्फ़ा का गुणा हुआ तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा का बीटा में हुआ तो अल्फ़ा बीटा, ये हुआ 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, यानी कि 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या है क्यू, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स होता है मतलब मूलों का योगफल एक्स है। अब प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल कितना है ये, लेकिन ये प्लस होता है लेकिन इसमें माइनस है तो माइनस लिख दो क्यू, अब अंदर का चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस क्यू से ये कट गया तो 1 माइनस आर आ गया, 1 माइनस आर इसका राइट आंसर। क्वेश्चन है बिंदुओं 1,2,-3 और -2,3,1 इनको मिलाने वाली डायरेक्शन कोसाइन का जो स्क्वायर है उनका सम क्या होगा। देखो इसमें आप फाइंड ना करने लग जाना कि पहले एल निकाल रहे हो फॉर्मूला लगा के, फिर एम निकाल रहे हो, फिर एन निकाल रहे हो। पूछा क्या है ये तो देखो, इन्होंने इन सब के स्क्वायर का सम पूछा है। आपको पता है कि डायरेक्शन कोसाइंस के द्विकोज्याओं के वर्गों का योग कितना होता है 1 होता है, तो आपको निकालने की नीड थी ही नहीं, अननेसेसरली क्यों फॉर्मूला लगाएं, हमें पता है ये 1 होता है तो डायरेक्ट आंसर निकाल। ओमेगा एक सम्मिश्र संख्या का घनमूल है तब ओमेगा की पावर 10 प्लस ओमेगा की पावर -10 किसके बराबर होगा। तो इन सब को क्वेश्चन को पॉज करके खुद से ज़रूर करते चलना, और मुझे आशा है कि आज के क्वेश्चन इतने इजी हैं कि आज आपने सभी क्वेश्चंस खुद से कर लिए होंगे। तो ओमेगा की पावर 10 और प्लस इसको हम 1 बटे ओमेगा की पावर 10 लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे प्लस माइनस की पावर है वो हर में आएगी तो प्लस बन जाएगी। अब देखो ओमेगा की पावर 10 को हम ओमेगा की पावर 9 इंटू ओमेगा लिखा, प्लस 1 बटे ओमेगा की पावर 9 इंटू ओमेगा लिखा। ये ओमेगा की पावर अगर 3 का मल्टीपल है तो वो तो 1 हो जाता है, यानी कि ये तो ये बचेगा फाइनली ओमेगा प्लस 1 बटे ओमेगा। ठीक है, इसका हम जब एलसीएम लेंगे तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बटे ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 को हम माइनस का ओमेगा लिख सकते हैं तो माइनस का ओमेगा बटे ओमेगा, तो ये आ गया माइनस का 1। अब देखो ये अगर आपको नहीं समझ में आया है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 को माइनस ओमेगा कैसे लिख सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है 0। तो यहाँ से अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ओमेगा उधर जाएगा, माइनस का ओमेगा आ जाएगा, वही हमने रख दिया था, तो माइनस का 1 इसका राइट